नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का जो चल रहा है, ठीक है? इसमें साइंस का देख लेते हैं हम लोग 5वाँ अध्याय आ चुके हैं, पदार्थों का पृथक्करण। बेसिकली इसमें देखते हैं कि बहुत सारा जो पदार्थ है वो किस-किस विधि के माध्यम से जो पृथक्करण किया जाता है, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है? तो इसमें देख लीजिएगा क्या-क्या है कि जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उदाहरण देखते हैं कि जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण के साथ पदार्थों का पृथक करते हैं, ठीक है? चाय बनाते समय चाय की पत्तियाँ को छाननी के माध्यम से पृथक करते हैं ना? और जैसे फसल कटाई देखिएगा कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करते हैं ना, तो मक्खन का जो निर्माण हो रहा है वो दूध या दही के माध्यम से बन रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अध्याय 3 में देख चुके हैं कि रेशों से बीजों को पृथक करने से हमें कपास कपास को ओटते हैं, है ना? कि जो जैसे वस्त्र बनाने के लिए क्या किया जा रहा था, कपास को ओटा जा रहा था, है ना? कदाचित आपने नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाले होंगे, है ना? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार जो सामग्री है एक-दूसरे से मिक्स है, एक-दूसरे से मिश्रित है, तो उसको अलग-अलग विधि के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पृथक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? जैसे इसमें इसमें बोल रहा है कि जैसे एक टोकरी है जिसमें आम है, अमरूद है, तो इसमें पृथक करने कैसे किया सकते हैं? बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ-कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका पृथक्करण जटिल होता है। वह प्रक्रिया काफ़ी सरल नहीं बल्कि बहुत जटिल होता है, ठीक है? जैसे मान के चलिए मान लेते हैं कि आदि रेत और नमक मिश्रण से भरा कोई ग्लास है, ठीक है? तो इस प्रक्रिया में हम अगर हाथ से बीनना पड़े, तो ये क्या पृथक करना संभव था? बिल्कुल संभव नहीं है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्रियाकलाप है ये, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या-क्या लिखा है कि पृथक्करण प्रक्रम। तो जैसे चावल से पत्थरों का पृथक करना, तो उद्देश्य जिसके हम पृथक्करण करते हैं, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। पृथक अवयव का हम क्या करते हैं? जैसे हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। जैसे चावल में अगर पत्थर वगैरह, छोटा-छोटा कंकड़ वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं, हाथ से बीन के उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है? मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयव को दूर करना, अशुद्धियों को फेंक देते हैं, चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करते हैं, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं ना। उसके बाद आइए कि प्रक्रम का उसके उद्देश्य पृथक अवयव का उपयोग के ढंग के मिलान कर सकते हैं, ठीक है? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि बहुत सारा पदार्थ है जो उपयोगी है उसको भी पृथक करते हैं, अनुपयोगी है उसको भी पृथक करते हैं ना। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों की अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, ठीक है? ये पदार्थों की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस। तो ये ऐसा नहीं कि केवल ठोस का ही मिश्रण हो सकता है कि गैस अथवा द्रव का भी मिश्रण मिश्रण हो सकती है ना? तो इन सारी विधियों को में पृथक्करण इनके गुणधर्मों के आधार पर, भिन्नता के आधार पर पृथक किया जा सकता है। अब हम लोग पृथक्करण की बहुत सारी विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो विधि है वो हस्तचयन, नाम ही सजेस्ट करता है कि हाथों के माध्यम से चुना जा रहा है, ठीक है? तो इसमें देख लीजिएगा कि देखिएगा हस्तचयन इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दाल में कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर या भूसे को पृथक करने किया जा सकता है ना। तो चावल में अगर बड़ा-बड़ा कण है तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा प्लेट में चावल को रख के, ठीक है, उसको एक-एक करके चुना जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है, ठीक है? हस्तचयन माध्यम से उसको देखिएगा, ये हस्तचयन के माध्यम से क्या हो रहा है, पृथक किया जा रहा है, ठीक है? अब अगला जो विधि है, अब ये है थ्रेशिंग। देखिएगा थ्रेशिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप ऐसा सोचिएगा कि छठा क्लास का साइंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक-एक जो छोटा-छोटा वर्ड से वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? और ऐसे में काफ़ी लंबे समय से अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो वह समय अब काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि आप गलत कर दें। इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखें, ठीक है? भले ही आपको लगेगा कि ये छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन इससे आपको क्या होगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं, एक नया-नया जो वर्ड है, वो आपके दिमाग में रिकैप हो जाएगा, ठीक है? चलिए आते हैं थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियाँ के गट्ठर देखे होंगे, है ना? तो जो सूखे हैं,
देखिएगा, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर अन्न कणों की संख्या कल्पना कीजिए। देखिएगा, हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए धान है, ठीक है? धान, और यहाँ पे कण लगा हुआ है, यहाँ कण है, अनाज का कण है, ठीक है? कण है, ठीक है? तो इसको क्या किया जाता है? थ्रेसिंग के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले काट लेते हैं जड़ से, फिर बाद में इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग विधि के माध्यम से जो अनाज के कण है उसको पृथक करने का प्रयास करते हैं, है ना? देखिएगा, इसमें क्या है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ही थ्रेसिंग कहा जाता है। तो एक बात क्लियर हो गया कि जो भी सूखा आपका डंडी है जिसमें अन्न का कण लगा हुआ है, उसको पृथक अगर कर दिया जाए तो यही विधि आपका थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है? इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। जैसे मड़ुआ देखे होंगे ना, मड़ुआ इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा छोटा-छोटा होता है, तो उसको क्या बहुत ज़्यादा लाठी मारा जाता है ना? लाठी इन द सेंस लकड़ी का जो डंडा होता है उसको मारा जाता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। यही विधि आपका क्या कहलाएगी, थ्रेशिंग की विधि आएगी, ठीक है? और देखिएगा, कभी-कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो थ्रेशिंग मशीन भी अब तो आ चुका है ना? ये देखिए, यह जो विधि है आपका थ्रेशिंग वाला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इस प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप अपने अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कण अमाप समान है या हष्टयन इन अवयवों को पृथक? अब इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा ऊंचाई किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जैसे प्लेट और समाचार पत्र पर मिश्रण रखा, उसे पकड़कर हवा हवा में कंधे की ऊंचाई पर ले जाकर थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसल जाए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं क्या, कौन सा विधि, अब निष्वासन इसको है, ठीक है? ये जो विधि है वो आपका निष्पावन है, ठीक है? निष्पावन। तो क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा ऊंचाई के साथ पहुंच गया है। अब अब हम लोग देखते हैं कि हवा की जो हवा की दिशा देखिए इस प्रकार है। और जो छोटा छोटा डंठल वगैरह है, भूसा वगैरह है, वो कुछ दूरी से आ जाएगा, और जो मुख्य कण है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना? यही विधि आपका निष्पावन कहलाती। देखिएगा, क्या है कि किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो है वो निष्पावन कहलाती है। क्या है, वायु वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल होती है। याद रखिएगा, वायु का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों का मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे से भारी अन्नों को पृथक करने के लिए करते हैं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं कि ये जो तो अलग हो चुका है यहाँ निष्पावन। तो ये ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है आपका, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि निष्पावन इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में भी अगर निष्पावन पढ़े नहीं होंगे तो ज़्यादा चांस है कि गलत कर दीजिएगा, है ना? अब आते हैं चालन विधि। देखिएगा, चालन विधि क्या होती है। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, ठीक है? हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तब इसके लिए जो चालनी है वो छोटा सा छन्नी का उपयोग करके आटा को डाल देते हैं, और उसके जो भी अशुद्धियाँ छोटे छोटे कण है वो क्या हो जाएगा, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ा अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों अथवा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां, भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं से दूर कर दिया जाता है। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा, ठीक है? तो चालन विधि से क्या किया जाता है, जो भी बड़ा बड़ा अशुद्धियां हैं उसको बाहर कर लिया जाता है, ठीक है? ये देखिए, जो भवन निर्माण है या फिर किसी प्रकार का निर्माण कार्य में लगा हुआ है, तो उसको पृथक करने के लिए इस चालन विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? अब आते हैं जो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ध्यान दीजिएगा। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक है? ये याद रखिएगा। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कभी कभी क्या है कि कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण को हो सकते हैं। चावल तथा दालों की पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जल में घुलकर
देखिएगा धूल के कण पृथक हो जाते हैं, ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए कि बर्तनों में तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल कण, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं जल का जैसे बर्तन को थोड़ा-सा टेढ़ा करके जल बाहर गिराया जाता है ना? तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन बोलते हैं, ठीक है? तब हम लोग देख लिए कि मान के चलिए कोई भी अशुद्धियाँ है जो जल के मिलने के साथ क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे तल में पहुँच जाता है, ठीक है? देखिए अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया जो होती है वो निस्तारण कहलाती है, ठीक है? अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन अथवा निस्तारण विधि पृथक किया जा सकता है, ठीक है? तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जल मिला के मिट्टी या जल कण क्या हुआ मिल गया, ठीक है? तो यहाँ सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है? जो आपका भी कण है, अशुद्धि है, वो सेटल डाउन हो रहा है नीचे, ठीक है? जब ये नीचे जम गया तो ऊपर में क्या हुआ स्वच्छ स्वच्छ जल रहा, ठीक है? यहाँ पे आपका स्वच्छ जल है और लेकिन नीचे आपका क्या है यहाँ आपका जो भी अशुद्धि इम्प्योरिटीज़ है, वो नीचे आ गया। अब हर धीरे-धीरे क्या कर किया जाता है जो पानी को बाहर निकाला जाता है, जो अशुद्धियाँ वो अलग हो जाती है ना? तो यही विधि जो आपका जो घुल जाएगा और कण नीचे बैठ जाता है, वो प्रक्रिया कहलाती है अवसादन। और जब पानी को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है, ठीक है? अब आते हैं कि देखिएगा ध्यान से, अब चाय को छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती? इस प्रक्रम में जैसे अब आता है फ़िल्टर, निस्यंदन, फ़िल्ट्रेशन देखिए फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें काफ़ी छोटा-छोटा छिद्र होता है, ठीक है? तो ऐसी अशुद्धियाँ जो इन छिद्रों से क्या होगा, पास होने पर जल के साथ पास होता है, तो क्या होता है जल तो ये पास हो जाता है, लेकिन अशुद्धियाँ बाहर ही रह जाती है। इसको बोलते हैं ये फ़िल्टर पेपर है आपका, यही आपका फ़िल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं निस्यंदन, समझ गए? अब आइए कि उम, अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी-कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, तालाबों तथा नदियों से एकत्र किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो ये क्रियाकलाप है, ठीक है? अब देखिए पृथक्करण यही आपका फ़िल्ट्रेशन है, ठीक है? ये जो विधि है आपका यही क्या है फ़िल्ट्रेशन है। उसके बाद चलिए अब आते हैं वाष्पन, ठीक है? वाष्पन में क्या किया? वाष्पन तो नाम सजेस्ट कर रहा है जैसे वेपोराइज़ेशन है ना, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी तापमान वृद्धि हो तो जल का जो कण है वो क्या होगा, वो अपनी अवस्था बदल देती है ना? जैसे लिक्विड है वो अब गैस में बदल जाती है। तो यही विधि है का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? वाष्पन में। देखिएगा कि इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। तो यह विधि है इसमें दो मिश्रण है, ठीक है? जिसमें मिश्रण में जल है और नमक है। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाती है। जल तो बदल गया और जल धीरे-धीरे जल का जो कण है वो बाहर निकल गया। बच गया जो आपके पास क्या रहेगा वो नमक रहेगा, ठीक है? जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ठीक है? तो याद रखिएगा चाहे समुद्र में अत्यधिक जल होती है, तो अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े-बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है? देखिएगा ये बड़ा-बड़ा गड्ढा में भर दिया और धीरे-धीरे क्या हुआ समुद्र जल नमक में बदल गया। इसका फिर थोड़ा-सा प्रोसेसिंग होगा तब जाके ये साधारण नमक बन जाती है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ का उपयोग। तो हम लोग देख लिए कि एक पृथक्करण में जैसे मान के चलिए हस्तचयन हो, ठीक है? या फिर वाष्पन विधि हो, ठीक है? या भी अन्य प्रकार की जो विधियाँ हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा विधि के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं पृथक्करण की प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है? इसमें देख लीजिएगा कि क्रियाकलाप है ये वाला। हाँ, जैसे देखिए यहाँ क्या है
हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिएगा कि एग्जाम्पल यही है कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई मिश्रण है, ठीक है, तो उसको जल या फिर नमक वाला मिश्रण है, तो सबसे पहले क्या किया गया, वाष्पन किया गया। और एक यहाँ पे इसका वाष्प को इस्तेमाल कर लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी कंडेंस्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ सॉलिड है, ठीक है, तो इसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, वाष्पन। तो यहाँ पे दो विधि लगाया जा रहा है, एक वाष्पन और दूसरा संघनन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे देखिएगा, इस प्रकार हमने मिश्रण नमक, रेत तो तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक। तो देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, निस्तारण में क्या हुआ कि निस्तारण में सबसे पहले जो भी अशुद्धि होती है वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है ना। और निस्यंदन में हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उसको क्या किया गया, वाष्प किया गया, वाष्पित किया गया, फिर उसको क्या किया गया, संघनित किया गया। तब जाके हम लोग को अशुद्धियाँ थी वो बाहर निकल चुका था। ठीक है, जैसे देखिए, पहली को रेत से पुनः नमक प्राप्त की समस्या है। उसने नमक की संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया और क्रियाकलाप जो सुझाया गया उसके अनुसार पुनः प्राप्त किया करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए एक नमक के लिए केवल थोड़े ही भाग ही पुनः प्राप्त कर पाए। इससे कहाँ त्रुटि हुई है, होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। मान के चलिए 1 गिलास जल है, ठीक है? और इसमें क्या है कि आप 50 ग्राम आप नमक घोल सकते हैं। 100 ग्राम डाल दिए, ये भी घुल गया, ठीक है? अगर हम क्या 500 ग्राम डालेंगे तो क्या 500 ग्राम घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, है ना? तो ये क्या है कि जल की मात्रा जो जल है वो किसी भी मात्रा में जो पदार्थ है घोल सकता है, ऐसा नहीं है। वह जल पे डिपेंड करेगा कि जल की कितनी मात्रा है, पदार्थ की कितनी मात्रा है, ठीक है? उसके बाद हम लोग पाएँगे कि संतृप्त विलयन, विलयन के बारे में चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया गया है। चलिए, जैसे यहाँ दिया है कि कुछ चम्मच भरकर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है? यह विकट तल बैठ गई? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए, संतृप्त विलयन क्या हुआ कि मान के चलिए 1 गिलास पानी में हम लोग नमक मिलाएँ तो घुल गया। फिर नमक मिलाएँ, फिर घुल गया, फिर नमक मिलाएँ, घुल गया। लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा जब ये नहीं घुलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह विलयन अपनी संतृप्त पहुँच चुका है, सैचुरेटेड पहुँच हो गया, ठीक है? सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। इसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन, कि अब वो और नहीं घुल पाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया। संतृप्त विलयन के बारे में यहाँ क्रियाकलाप है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चलिए, यह चैप्टर वही क्रियाकलाप ही है, खत्म हो चुका है, ठीक है दोस्तों? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।